आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के सिम्टम्स के ऊपर। तो सिम्टम्स को जानने से पहले आपको ASD को थोड़ा और प्रॉपर जानना है कि ASD होता क्या है। ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम क्या होता है इसमें? ऑटिज्म तो आपको पहले क्लियर हो गया, और डिसऑर्डर यानी डिजीज नहीं है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि वो डिसऑर्डर है। अब यहाँ स्पेक्ट्रम एक वर्ड है, उसको बहुत जानना है सिम्टम्स को जानने के लिए। स्पेक्ट्रम यानी कि एक रेंज है ये, जिसमें आपका बच्चा 3 कैटेगरीज को इसमें कर देते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। लेकिन फिर भी ये रेंज ही रहती है, यानी अगर आपका बच्चा माइल्ड है तो भी वो उस रेंज में कहाँ लाई करता है। जैसे आप नंबर लाइन छोटे बच्चों की तरह समझे तो एक नंबर लाइन है, तो 1 to 10 माइल्ड हुआ, 11 to 20 मॉडरेट हुआ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और 21 to 30 सीवियर हुआ। तो आपका ये 30 तक मैंने एक आपको रेंज बता दी। अब हो सकता है आपका बच्चा माइल्ड है, माइल्ड ऑटिज्म, तो 1 to 10 में वो 1 पे लाई कर रहा हो या फिर वो 10 पे लाई कर रहा हो, वो कहीं भी लाई कर सकता है। तो वो उस रेंज, ये एक रेंज है, इसलिए इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया, रेंज है। तो अब सिम्टम्स की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सिम्टम्स ही डिसाइड करते हैं कि उस रेंज में कहाँ लाई करता है। अगर सिम्टम्स कम है तो वो माइल्ड है, और सिम्टम्स या फिर सिम्टम्स जल्दी सेटल हो जाते हैं तो भी माइल्ड है। अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो मॉडरेट, और उससे ज़्यादा तो सिवियर। सिवियर केसेस में तो कई बार मॉडरेट में भी फिट्स भी आते हैं, सीजर्स आते हैं बच्चों को। तो आपका ये माइल्ड केसेस में नहीं होता है। अब इन सिम्टम्स में आपको फिट्स और सीजर्स की बात की, तो फिट्स और सीजर्स भी जानना ज़रूरी है। फिट्स जो होते हैं आपके, वो आपके दौरे टाइप के होते हैं, जो हिंदी में है, हिंदी बता रही हूँ मैं, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता रही। तो जो दौरे होते हैं उन्हीं को फिट्स इंग्लिश में बोलते हैं, आपके साइंटिफिक में उसको फिट्स बोलते हैं। बच्चों को दौरे पड़ते हैं, और सब बच्चों में अलग अलग हैं। किसी में ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे बेहोश होकर जो गिरते हैं, झाग होते हैं, वो दौरे होते हैं। और सीजर्स फिट्स से अलग होते हैं। सीजर्स में बच्चा कुछ सेकेंड्स टू मिनट्स, सब में वेरी करता है, ब्लैंक हो जाएंगे और उनका कोई बॉडी पार्ट इनवॉलेंट्री मूव करेगा। हो सकता है राइट आई मूव कर रही हो, या लेफ्ट आई मूव कर रही हो, हैंड मूव कर रहा हो, जैसे ये हाथ ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। अगर आप इसको फोर्स करके इसे रोकेंगे भी तो भी आपको लगेगा कि मेरा हाथ भी मूव कर रहा है। उस टाइप का इनवॉलेंट्री एक एक्शन होने लगेगा किसी बॉडी पार्ट में। बाकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा, कुछ सेकेंड से कुछ मिनट तक का भी होता है। इनको सीजर्स बोलते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है हर बार बच्चा बेहोशी हो, मोस्ट केसेस में हो जाते हैं। तो बॉडी इनएक्टिव हो जाती है, उस टाइम में ब्रेन रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा। इन्हें सीजर्स बोलते हैं। ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं फिट से। तो ये मॉडरेट और सिवियर केसेस में मिल जाते हैं। मॉडरेट में तो मैं ज़्यादा नहीं श्योर हूँ, लेकिन सिवियर केसेस में मिलते हैं, सिवियर ऑटिज्म में। उसके बाद अब हम बात करते हैं जिस टॉपिक पे थे, ऑटिज्म के सिम्टम्स के ऊपर। तो हम इसको 4 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं, सिम्टम्स को, जो बच्चों में दिखते ही दिखते हैं। पहला होता है आपका बच्चों का, क्योंकि ऑटिज्म कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है तो कम्युनिकेशन। दूसरा पार्ट होता है रिपीटेटिव बिहेवियर। तीसरा पार्ट होता है रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर, ये दोनों पार्ट बिहेवियर है। और तीसरा होता है सेंसरी प्रॉब्लम्स। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन, जो मेन मेजर अफेक्ट करता है। कम्युनिकेशन डिस्टर्ब्ड होगा, मोस्ट केसेस में होगा नहीं, क्योंकि नहीं होता तभी पेरेंट्स प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रीच करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन अफेक्टेड होगा, इसका मतलब कि कम्युनिकेशन होगा नहीं। बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिसमें बच्चा बोलता होगा, मम्मी पापा पानी सब कुछ मीनिंगफुल भी बोल रहा होगा, लेकिन उसको पता नहीं है कहाँ क्या बोलना है। उसको पूछो बेटा आपका नाम क्या है, वो बोलेगा मेरे को ना टॉफ़ी चाहिए। आपने पूछा नाम क्या, बोला मुझे टॉफ़ी चाहिए। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि नॉर्मल बच्चे ऐसा नहीं करते, नॉर्मल बच्चे भी करते हैं। तो कभी करने को नहीं जज करते हैं। यहाँ पर बच्चे का कोग्निशन ही खत्म होता है, समझने की शक्ति इतनी अच्छी नहीं होती है। पूछ कब रहे, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, रेगुलेट नहीं कर पाते, पूछ कुछ रहे, बोल कुछ रहे, अननेसेसरी बोल रहे हैं, बिहेवियर सही नहीं है बोलने के। मैं बोलने की बात कर रही हूँ, सारी बातें मेरी कम्युनिकेशन के ऊपर है, क्योंकि अभी हम कम्युनिकेशन के सिम्टम्स के ऊपर बात कर रहे हैं। आप उसको बुलाएंगे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन आप उसको उसकी फेवरेट चीज़ के लिए किसी तरह से आप अट्रैक्ट करें, जैसे कि साउंड प्रोड्यूस करके, या मोबाइल यूज़ करें, या फ़ोन यूज़ करें, टीवी यूज़ करें, तो उसके साउंड से, या उसका कोई फेवरेट गाना आप खुद इमिटेट करके गाएं, तो वो दौड़ते हुए आ जाएंगे। लेकिन आप नेम के लिए बुलाएं, या उसको बोले आओ तुम्हें खाना दे रहा हूँ, उसको नहीं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आप चॉकलेट बोल रहे कैडबरी दे रहे हैं, नहीं ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन उसी कैडबरी के रैपर के साउंड से वो रिस्पॉन्ड करेगा।
तो ये जो कम्युनिकेशन का बिहेवियर है, रिस्पॉन्स और कम्युनिकेशन का, जेस्चर्स नहीं होंगे, इमोशन नहीं समझेगा, कई बार समझेगा तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा या रिएक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे उसे पता है कि मदर रो रही है तो उसे चुप कराना, लेकिन वो साथ में टेम्पर टैंट्रम शो करने लगेगा, रोएगा नहीं। ये बहुत अच्छा रिएक्शन होता है कि वो रिएक्ट कर रहा है, समझ रहा है, रिएक्ट कर रहा है, लेकिन नॉर्मल लोगों की तरह नहीं। नॉर्मल बच्चे मदर रो रही है तो उन्हें चुप कराते हैं, लेकिन ये बच्चे टेम्पर टैंट्रम शो करने लगेंगे, इग्नोर करके चले जाएंगे, वहाँ से जो चीज़ पसंद नहीं करे वहाँ से हटने लगेंगे। इन्हें लाउड साउंड मोस्ट केसेस में नहीं पसंद आते हैं, इन्हें लाउड साउंड मोस्ट केसेस में नहीं पसंद आते हैं। जैसे कि बहुत सारा पार्टी हो रहा है, लोग गैदरिंग है तो शोर हो रहा है, नहीं पसंद है। मिक्सर ग्राइंडर के हैवी साउंड्स या अदर टाइप के साउंड, कुछ बच्चों में सेंसरी, जो मैंने लास्ट पॉइंट बोला है, सेंसरी पार्ट हो सकता है। कुछ बच्चों में जो कम्युनिकेशन का बोल रही हूँ कि सुनने वाली चीज़ों के साथ कुछ बिहेवियर ऐसा होगा कि ये साउंड नहीं पसंद है, और वो साउंड सुनने के साथ वो ऐसे टेम्पर टैंट्रम शो करने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हो जाएगा उनका। मेरे बेटे के केस में मैं बोलूँ, एक ग्लास है, अगर वो ग्लास गिर जाए, उसमें कुछ नहीं, साउंड नहीं आया, वो सिर्फ गिर जाए, बेड पे है वो गिर गया, वो टेम्पर टैंट्रम शो करने लगेगा। थेरेपी होने के बाद से ये सब चीज़ें सेटल हो गई, लेकिन वो गिर जाए तो वो टेम्पर टैंट्रम शो करने लगेगा। आपको बहुत लंबा समय लगता है अपने बच्चे को जज करने में कि हाँ ये एक नॉर्मल बिहेवियर था या अब नॉर्मल। लंबा समय मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप सतर्क रहेंगे तो 1-2 महीने भी काफ़ी हैं, लेकिन नॉर्मल पेरेंट जिनको पता ही नहीं ऑटिज्म के बारे में, उन्हें तो ये कम्युनिकेशन का लेवल जज करने में बहुत टाइम लग जाता है। 1 ईयर से 2-3 ईयर्स तक भी लग जाता है बच्चे की एज में। तो जब आप उसको देखेंगे उसका कम्युनिकेशन अफेक्टेड है या नहीं है, दोनों केस में अफेक्टेड है, होगा भी तो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होगा। और सिंपल वे में कहूँ, अगर आपको कहीं से बाहर से लोगों से ये कमेंट मिल रहा है कि आपके बेटे या बेटी के लिए, बच्चे के लिए, कि कुछ प्रॉब्लम है क्या इसको, ऐसे टाइप के कमेंट्स मिल रहे हैं, तो भी आपको सोचना चाहिए कि क्यों कहा है किसी ने, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। एक तो कमेंट के लिए नहीं बोल रही, अक्सर ही लोग आपको टोकने लगे कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। सेकेंड टॉपिक है मेरा रेपिटेटिव बिहेवियर, जो सिम्टम्स का सेकेंड पार्ट मैंने बताया 4 उसमें से। तो रेपिटेटिव बिहेवियर होता है एक काम को बार बार दोहराना, आम बच्चे भी करते हैं, ये कम्युनिकेशन में भी आता है, और नॉन वर्बल बिहेवियर में भी रेपिटेटिव बिहेवियर आता है। जैसे कम्युनिकेशन में हमने बोला बेटा पानी लाओ, बच्चे ने तुरंत इमिटेट किया पानी लाओ, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा उसको बार बार बोलता रहेगा। हो सकता है कि वो बाहर जाकर, इसको इकोलैलिया बोलते हैं, मैं फ्यूचर की वीडियोस में आपको बताऊंगी इसको क्या कहते हैं, मतलब और क्या है ये चीज़। लेकिन अभी क्या है कि उसने वो पैसिव इकोलैलिया टाइप करेगा, या मतलब ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। अभी मैं आपको सिर्फ इसलिए जनरलाइज कर रही हूँ क्योंकि ये ऑटिज्म का एक बहुत अच्छा सिम्टम है। तो वो बच्चा उस चीज़ को बार बार करेगा। ठीक है, एक नॉर्मल बच्चा गोल गोल घूमता है, उसको पसंद है, लेकिन पसंद है, उसको पता है मुझे पसंद है, मैंने खेल लिया गोल गोल, फिर वो सेटल होता है। ये बच्चे सेटल नहीं होते हैं, ये बच्चे बार बार वही काम करते रहेंगे, उनकी बॉडी थक जाएगी, फिर भी वो हाइपर एक्टिविटी कर रहे हैं, गोल गोल घूमे जा रहे हैं, एक ही बिहेवियर को बहुत एक्सेसिव करेंगे, अननेसेसरी करेंगे। और वो बिहेवियर सिर्फ मैं गोल घूमने की बात नहीं कर रही, जैसे वो हैंड फ्लैपिंग करेंगे, ऐसे ऐसे करके हाथ को करते हैं, हैंड बैंगिंग होते हैं, किसी चीज़ को बजाते किस लिए हैं, ऑडिटरी इशू होता है, अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए वो किसी चीज़ को हमेशा एक साउंड, लाउड साउंड प्रोड्यूस करते रहेंगे एनवायरनमेंट से, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से परेशान हो रहे होते हैं, जो ऑटिज्म में नॉर्मली होता है। विजुअल होता है, ऐसे 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 फिंगर्स की मूवमेंट्स लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट लेते हैं, वो विजुअल इश्यूज होते हैं। तो ये आपके रिपीटेटिव बिहेवियर में भी आता है पार्ट इसका, ये इश्यूज में भी आता है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम है तो इसमें कई चीज़ें होती है। जब आप थेरेपी सेंटर जाते हैं तो वो भी क्लियर करते हैं। अब मैं आपको एक जनरल केस बता रही हूँ, हर बच्चे में हर बिहेवियर किस वजह से है वो आपको थेरेपिस्ट प्रॉपर बताते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, प्रोफेशनल की हेल्प आपको चाहिए ही चाहिए होती है, क्योंकि आप कुछ थेरेपीज दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं पता होती है तो हर बार वर्क नहीं करता। जितना मैं बता रही हूँ माइल्ड केसेस में और बहुत माइन्यूट केसेस में तो 100% वर्क करेगा, और बहुत मेहनत करेंगे तो माइल्ड केसेस के सारे बच्चों में वर्क करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना प्रोफेशनल हेल्प से टोटल क्योर कर ले। हाँ, आप मेडिसिन है ये श्योर है कि आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप थेरेपी सेंटर जाते हैं तो भी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये रेपिटेटिव बिहेवियर हर जगह दिखेंगे आपको। नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वो एक ही काम बार बार करेंगे, जैसे अगर वो एक बार ब्रश कर रहे हैं तो वो रूटीन फॉलो टाइप भी करेंगे कि वो ब्रश कर रहे हैं तो आप उनको अगर बोलेंगे मॉर्निंग आज ब्रश नहीं करना है
किसी भी वजह से आपने मना किया, कुछ फीलिंग कराई है टीथ में या कुछ, वो मानेंगे नहीं, वो रोने लगेंगे, क्योंकि उनका पैटर्न वो हो चुका है, पैटर्न फॉलोइंग, वो रिपीटेटिव बिहेवियर में आ जाता है कि वो उसको बार बार करते रहेंगे, अननेसेसरी करते रहेंगे कि मुझे करने दो, अच्छा लग रहा है, ब्रश करने दो, बंद ही नहीं करेंगे। नॉर्मल बच्चे 1-2 मिनट ब्रश किए छोड़ दिए, 15 मिनट से ब्रश किए जा रहे हैं, फिर आपको फोर्सफुली या डिस्ट्रैक्ट करके ही हटाना पड़ता है, वो छोड़ते नहीं है। ये रिपीटेटिव बिहेवियर हुआ। कोई भी काम में वो कर सकते हैं, जैसे वो कोई बॉल फेंक रहे हैं तो उसको बार बार फेंकेंगे, उससे कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको कि वो कहाँ फेंक रहा है, कोई उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, वो बार बार फेंक रहा है। कोई ग्लास है उसको फेंक रहा है, वो ऑडिटरी उसको अच्छा लग रहा है साउंड, मगर वो 1 बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, ठीक है, आपने डांट दिया, नॉर्मल बच्चा डांट दिया तो समझ जाएगा, बंद कर देगा, उसको मन कर रहा है तो भी बंद कर देगा, फिर थोड़ी देर बाद करेगा। लेकिन ये नहीं, ये बच्चे फिर करते रहेंगे, रेपिटेटिव बिहेवियर है। अब हम आते हैं रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर पे। तो रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर रेपिटेटिव बिहेवियर से बहुत अलग है। देखने में बिहेवियर एबीए में बिहेवियर प्रॉब्लम्स में इसको डाला जाता है। रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर में आपका बच्चा कुछ काम कर रहा है तो वो उसको करना चाहेगा और उसको कंटिन्यू करना चाहेगा, फिर उसको रोकना नहीं चाहेगा। एग्जाम्पल, मेरा बेटा अगर मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, मैं सेम डायरेक्शन में चल रही हूँ, ये अभी तक का करंट सिनेरियो है। अभी जैसे मेरा बेटा थोड़ा सा बैक हुआ था तो उसका सिनेरियो है, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, मैं सामने चल रही हूँ, मैं उसको बोलूँगी सडनली कि नहीं ये डायरेक्शन गलत हो गया बेटा, अब चलो वापस, थोड़ा सा बैक लेके मुझे राइट जाना है। नॉर्मल बच्चे बोलने से समझ जाएंगे, थोड़े इरिटेट होंगे तो थोड़ा सा बस वहाँ करके अपना कंटिन्यू कर लेंगे आपकी बात को। लेकिन ये नहीं है, रोने लग जाएंगे, नहीं सामने चल रहे थे तो सामने ही चल रहे हैं। रेस्ट्रिक्ट जो हम कर रहे हैं हम उसे करने दो। रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर वहाँ आता है कि हमें यही करना है, आप राइट नहीं ले सकते। ये बहुत रोने लगेंगे, मानेंगे ही नहीं। उसी तरह जो काम कर रहे हैं उसको करते रहना, न्यू पैटर्न में नहीं लाना। जैसे आप कहीं नहीं उनका पैटर्न है सुबह सुबह मुझे फर्स्ट मिल्क चाहिए, उसके बाद फूड चाहिए, आपने किसी दिन चेंज किया, आज मिल्क नहीं है, सुबह सुबह ब्रेड है, तो वो रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर वहाँ भी देख सकता है कि नहीं ये मेरे पैटर्न में ही नहीं है, अभी मैं नहीं करूँगा इसे, तो वो रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर वहाँ आपको शो होगा। जो चीज़ चल रही है वो उसी को करना चाहेंगे, कुछ न्यू नहीं करना चाहेंगे, या जो नहीं हो रही है उसको नहीं करना है, नया कुछ नहीं करना है, वहाँ रेस्ट्रिक्टिव आपको दिख जाएगा, रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर। जैसा मैंने एग्जांपल अभी दिया, उसी तरह रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर इस तरह भी दिखता है कि हम डेली मेट्रो से जा रहे हैं तो आज हम ऑटो से नहीं जाएंगे, या हम डेली ऑटो से जा रहे हैं तो आज हम मेट्रो से नहीं जाएंगे। फिर वो उतरना ही नहीं चाहेंगे ऑटो से, क्योंकि अभी उनको उतर के, ये उनके पैटर्न में नहीं था कि उतर के मुझे लेना है। तो ये यहाँ पर आपका उनका रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर आ जाता है। ये आपको नॉर्मल बच्चों में थोड़ा बहुत दिखेगा, इसलिए बहुत मैंने बताया कि नॉर्मल बच्चों में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब एक्सट्रीम लेवल पे आता है तब हम कहेंगे इसको कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम है ऑटिज्म का। नॉर्मली आप 1-2 बार के बिहेवियर से नहीं कह सकते कि हाँ ये बच्चे की प्रॉब्लम ही है। जब ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर है। अब हम लास्ट टॉपिक जो सिम्टम है सेंसरी कंसर्न्स, उस पर बात करते हैं। हमने तीनों बता दिए, लास्ट है सेंसरी कंसर्न्स। सेंसरी मतलब हमारे सेंसेस, देखना, सुनना, बोलना, बोलना नहीं सॉरी, टेस्ट करना मतलब टंग, और स्किन टच, स्मेल। ये मेन पार्ट में सेंसरी कंसर्न्स बच्चों के आते हैं। कुछ देखने के लिए जो मैंने पहले भी एक बार बिहेवियर इश्यूज में बताया आपको, क्योंकि वो बिहेवियर में भी लोग डाल देते हैं ऐसा बिहेवियर है, लेकिन वो सेंसरी कंसर्न्स में आ जाता है कई बार। कुछ देखते रहना उनको पसंद है, विजुअल्स लेना, कुछ सुनते रहना, लाउड साउंड को प्रोड्यूस करना या अजीब से साउंड को प्रोड्यूस करना, वो सेंसरी कंसर्न्स हैं। सेल्फ हंसना, खुद से हंसते रहना, ठीक है, नॉर्मल लोग भी हंसते हैं, नॉर्मल बच्चे भी हंसते हैं, लेकिन वो अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं। यहीं पर आपको ऑटिज्म और नॉर्मल बच्चों में अंतर दिखता है। चारों सिम्टम्स जो बोल रही हूँ सेंसरी कंसर्न्स को भी, कि नॉर्मल लोग भी ये चीज़ें करते हैं लेकिन वो अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं। यहाँ क्या है, मुझे पानी में खेलना पसंद है, लेकिन मुझे पता है कि वाटर पार्क में पानी में खेला जाता है, किसी अननेसेसरी जगह जा रहे हैं वहाँ कोई पानी पड़ा हुआ है वहाँ नहीं खेला जाता है, कि कोई भी गड्ढे में पानी है तो मैं वहाँ खेलूँ। इन बच्चों को सेंसरी इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं कि इनको पानी दिख गया
तो अगर मैं जिनके पानी के एग्जांपल ले रही हूँ, पानी दिख गया तो उन्हें खेलना, हर वक्त कुछ ऐसे निकालते रहना होता है, जैसे वॉल में से पुट्टी निकल रही होती है उसको छुड़ाना, स्टिकर्स को छुड़ाना, कहीं भी फ्रिज को खोल के मेरे बेटे फ्रिज के अंदर से स्टिकर्स निकाल लेते हैं, तो आप कहीं से स्टिकर्स निकालना, हमेशा जो ये फिंगर पॉइंट्स के जो नाखून है इनका यूज़ करते रहना, टिप्स का, कि कुछ भी ऐसे 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 करते रहना है। स्पंज की बॉल्स जो होती हैं, जो साइकिल के पैड्स होते हैं, सीट के कवर्स होते हैं, उसको हमेशा करते रहना, ठीक है। नॉर्मल बच्चे भी ऐसे करते हैं, थोड़ी देर में रबड़ को किया और फिर सेंसरी इश्यूज सॉल्व हो गए, क्योंकि सबके अंदर सेंसरी सेटिस्फैक्शन के लिए लोग करते हैं, स्लाइम से खेलना, सैंड से खेलना, पेबल्स में खेलना नॉर्मल लोगों के लिए भी है, लेकिन कितने देर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने देर। चाहे हम बिहेवियर्स की बात करें, चाहे हम रिस्पॉन्स की बात करें कि अटेंशन कम है, तो कितने देर नॉर्मल लोगों का कभी कभार होता है, जब वो अफेक्ट करने लगे आपकी डेली लाइफ के शेड्यूल्स को या रिस्पॉन्स को, तब वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि सेंसरी कंसर्न इतना ज़्यादा है कि आप मना कर रहे हैं, आपके नेल्स डैमेज हो रहे हैं, बेटा इसको मत निकालो, फिर भी बच्चे को प्रॉब्लम है, वो करे जा रहा है, मान ही नहीं रहा है, वो सेंसरी कंसर्न्स है। बच्चे को हर वक्त किसी ऊंचाई के ऑब्जेक्ट पे चढ़ के बैठने का मन करेगा, जैसे फ्रिज के ऊपर बैठ जाएंगे, अलमारी के ऊपर बैठ जाएंगे, सोफे के जो हेड्स होते हैं उसके ऊपर बैठेंगे, या चलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, जंप करते रहेंगे, जो आपकी बेड का हेड होता है या ऊपर का पोर्शन होता है उस पर बैठेंगे, हमेशा एक अपर हाइट का रूम में जो लेवल होगा उसे लेना चाहेंगे, ये भी सेंसरी कंसर्न में आता है। बहुत लोग इसे हाइपर एक्टिविटी में समझते हैं, लेकिन ये सारा सेंसरी कंसर्न्स में आता होता है। आप किसी की गाल ऐसे खींचते रहना, ये सेंसरी कंसर्न है। पिंच करना, बाल खींचना, बच्चों को पुश करना, अग्रेशन में लोग काउंट करते हैं, अग्रेशन ये भी सेंसरी कंसर्न्स में आता है। बच्चों के टच का है, कुछ टच करते रहना, कोई टेक्सचर मिल जाएगा वॉल पे तो उसे रब करते रहेंगे हमेशा अपने हैंड को। कुछ स्मेल करने, कुछ बच्चों को हैबिट होती है हर चीज स्मेल करेंगे, ठीक है, सबको पसंद है स्मेल करना। अनयूजुअल किसी भी चीज को स्मेल कर ले रहे हैं, किसी भी चीज को, चल रहे हैं किसी चीज को टच के स्मेल कर रहे हैं, बेड को स्मेल कर रहे हैं, पर्दों को स्मेल कर रहे हैं, फर्श को स्मेल कर रहे हैं लेट के, या कई बार लेटे लेटे अपने फर्श को, या जहां भी वो लेट रहे हैं, खेल रहे हैं, लेट रहे हैं, वहीं की चीजों को ऐसे जीभ लगा लिया, टच कर लिया या मुंह में डाल लिया। नॉर्मल बच्चे को भी होता है कि हर चीज छोटा बच्चा अपने मुंह में डालता है, लेकिन ये स्टार्टिंग में बच्चे को जब चूइंग और टेस्ट की हैबिट होती है तभी तक रहता है, फिर वो खत्म हो जाता है। लेकिन इन बच्चों को 2 इयर्स 3 इयर्स के हो गए फिर भी कुछ भी मुंह में डालना है, जबकि उनको पता है कि प्लास्टिक की चीज़ मुंह में नहीं डाली जाती है, खाने की चीज़ नहीं है, फिर भी वो मुंह में डालते हैं। समटाइम्स वो च्यू भी कर लेते हैं उसे, लेकिन फिर वो उसे स्पिट कर देंगे, लेकिन वो डालेंगे मुंह में। ये सारे सेंसरी कंसर्न्स आते हैं। तो अभी आपको चारों समझ में आ गया होगा कि बिहेवियर क्या है, रेपिटेटिव बिहेवियर और रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर, सेंसरी कंसर्न और कम्युनिकेशन कैसे अफेक्ट होता है। तो अफेक्ट तो हो आपको समझ में आ गया। तो ये चारों पॉइंट्स आपको ऑटिस्टिक बच्चे में मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, एक बच्चे में सारे बिहेवियर वो नहीं मिलेंगे जो दूसरे बच्चे में मिलेंगे, ना लेवल वो होगा ना क्वांटिटी वो होगी। किसी बच्चे में सेंसरी ज़्यादा कंसर्न्स होंगे, किसी बच्चे में बिहेवियर कंसर्न ज़्यादा होंगे, किसी बच्चे में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मेरे बेटे में बिहेवियर इश्यूज बहुत कम है, सेंसरी इश्यूज फिर भी थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ उसके कम्युनिकेशन पार्ट ज़्यादा अफेक्टेड है, उसका बाकी कोई पार्ट इतना अफेक्टेड नहीं है। इमोशन और रेसिप्रोसिटी भी अच्छी है। रेसिप्रोसिटी मतलब इमोशन को समझना और एक्सप्रेस करना, दोनों अच्छा है, लेकिन उसकी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। बाकी पार्ट्स उसके काफ़ी अच्छे हैं, और कितना क्या अफेक्टेड है उसी के अकॉर्डिंग जज किया जाता है कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। उसके बाद वो कैसा रिकवरी लेगा ये भी इसी पे निर्भर करता है कि कौन से पार्ट्स कितने ज़्यादा अफेक्टेड हैं। ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं तो वो जल्द सेटल होने में टाइम लेते हैं, लेकिन अगर सेटल हो जा रहे हैं तो रिकवरी बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर आपकी बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं और सेंसरी कंसर्न्स भी ज़्यादा होते हैं तो बच्चों का सेटल होना भी लंबा जाता है। और अगर वो सेटल भी होते हैं तो उनकी स्पीच जो आती है या कम्युनिकेशन जो आती है, स्पीच नहीं बेसिकली कम्युनिकेशन कही है, वो भी बहुत रोबोटिक्स आती है। जैसे वो एकदम किसी को बोला हेलो बोलो, हेलो हेलो, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, हेलो, एक बार बोल रहे हैं, 2 बार बोल रहे हैं, 3 बार भी बोल रहे हैं, तो ये सब भी आता है। तो वो स्पीच आ जाएगी लेकिन इस टाइप की आएगी। किसी बच्चे, मोस्ट बच्चों की तो कम्युनिकेशन अफेक्टेड होती ही होती है। तो जैसे आपके सिम्टम्स होंगे वैसे रिजल्ट्स भी होते हैं और वैसे वो लाई भी करते हैं रेंज में। तो अभी आपको सिम्टम्स क्लियर हो गए हैं, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी।
नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटिज्म के ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे, यानी कि थेरेपीज़ के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।